नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम ये जानेंगे कि स्प्रिंग बूट में एक क्या स्ट्रक्चर बेसिक होना चाहिए जिससे कि हमको आसानी रहे फ्यूचर में कभी भी हम कोई एक एप्लीकेशन बनाने के लिए अगर हम स्प्रिंग बूट का यूज़ करते हैं रेस्ट एपीआई बनाने के लिए, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में रहेगा जिससे हम सरलता से इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ सकेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके आने वाले कैरियर में। जब भी आप स्प्रिंग बूट वेब सर्विस को यूज़ करेंगे और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। स्ट्रक्चर फॉलो करने से क्या होगा कि स्प्रिंग बूट जो लॉन्चर क्लास होगी वो ऑटोमेटिकली कंपोनेंट और जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी बूटिंग टाइम में ही सबको इन्वोक करके और रजिस्टर करा देगी एप्लीकेशन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले स्लाइड की ओर। देखिए, ये कुछ एक स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है यहाँ पे। जैसे मेरा कोई रेस्ट सर्विस एप्लीकेशन माई सर्विस है, तो हमने क्या किया है कि अगर हम एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, जैसे कि जो मेन सोर्स मेन जावा फोल्डर होता है पैकेज, उसके अंदर एक com.demo जो रूट फोल्डर होता है, रूट के अंदर ही सारी फाइलें बनाएंगे ताकि हम एक कंपोनेंट स्कैन नाम का एक जो है स्प्रिंग बूट में एक एनोटेशन होता है, क्योंकि स्प्रिंग बूट एनोटेशन बेस्ड होती है। एनोटेशन से ही सारे जो है कॉन्फ़िगरेशन और कंपोनेंट लोड होते हैं जो भी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में बनाए जाते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि हम उसको एक स्ट्रक्चर फॉलो करें ताकि स्प्रिंग बूट लॉन्चर क्लास अपने सब फोल्डर की तरफ जो भी कॉन्फ़िगरेशन और कंपोनेंट हो वो लॉन्च कर सके। जैसे कि डेमो के ही अंदर पैरेलली सारे फोल्डर आप देख रहे हैं एक तरफ से बने हुए हैं। com.demo में लॉन्चर क्लास है, उसके बाद com.demo.aop एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे हम एक्सेप्शंस के में पैकेजेस डिफाइन करके और पर्टिकुलर अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है तो उस पैकेज को हम पॉइंट कट मेथोडोलॉजी के द्वारा उसको हम कैप्चर करके और प्रॉपर लॉगिंग कर पाएंगे। एक्सेप्शन डेमो के अंदर एक्सेप्शन फोल्डर 3rd नंबर पे आप देख रहे होंगे कि ये क्या करता है। बेसिकली एक्सेप्शंस जो कस्टम एक्सेप्शन हम बनाते हैं उसके लिए एक पैकेज बना रखा है हमने। इसमें हम कंट्रोलर एडवाइस के द्वारा सारे जो कस्टम एक्सेप्शन है उनको स्कैन करके और उसका क्या आउटपुट है, क्या ये जो है हमें रिटर्न करना है, वो एक प्रकार से स्ट्रक्चर्ड करके हम रिटर्न करवा सकते हैं अपने कस्टम एक्सेप्शंस को। जैसे कि कोई फाइल नहीं मिली तो हम अपना एक पर्टिकुलर मैसेज प्रिंट करेंगे और 404 स्टेटस कोड साथ में लगा के हम रिटर्न करवा देंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में। हम देखेंगे फ्यूचर में जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट हैंडल करेंगे तब देखेंगे। मॉडल यहाँ पे क्या है, मॉडल बेसिकली डीटीओ क्लासेस होती हैं, डाटा ट्रांजैक्शन क्लासेस, लाइक सेटर गेटर क्लासेस होती हैं जो कि डेटा को लेने देने का काम करती हैं क्लाइंट से सर्वर में, सर्वर से क्लाइंट में। तो इसमें एंटिटी क्लासेस भी होती हैं और नॉर्मल डीटीओ क्लासेस भी होती हैं जिनको हम आगे चल के देखेंगे कैसे यूज़ करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में छोटा मोटा एग्जांपल हमने दिया था कि कैसे हम जो है केमल केसिंग का यूज़ करते हैं डीटीओ में, और ताकि हमें फ्यूचर में कोई भी फंक्शनलिटी जो डेवलप हो रखी है ऑलरेडी, जो केमल केसिंग के बेसिस पे ही डेटा को फेच करती है। जैसे हमने पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी में देखा था कि अगर हम वो केमल केस में अगर उस फील्ड का नाम नहीं दे रहे थे, अंडरस्कोर लगा आ रहा था तो वो एरर दे रहा था। तो यहाँ पे मॉडल्स में बेसिकली हम बीन्स को देखेंगे, कैसे बीन्स बनाते हैं, एंटिटी बीन्स बनाते हैं। यही डीटीओ
क्लासेस हम यहाँ पे बेसिकली देखें। उसके नीचे आप देख रहे हैं कि डेमो डॉट रिपोजिटरी, तो यहाँ पे सारे रिपोजिटरी इंटरफेसेस इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि डेटाबेस से बेसिकली कम्युनिकेशन का काम करेगा। प्रीवियस प्रैक्टिकल वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम रिपोजिटरी के क्लास के अंदर जो है पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी या फिर CRUD रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट करके और हम डेटा को जो है वो ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करा पा रहे थे जो भी सर्विस कॉल आती थी। और जैसे एम्प्लॉय टेबल में हम डेटा को फेच कर रहे थे, तो उसी तरह से हम CRUD ऑपरेशन जो है परफॉर्म करने वाली चीज़ें सारी इधर इंटरफेसेस डिफाइन करेंगे रिपोजिटरी पैकेज में। उसके बाद देखिए com.demo.rest कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर है, इसमें हम बेसिकली और कॉन्फ़िगरेशन फाइल दे सकते हैं जो भी हमको रिक्वायर्ड होंगी एप्लीकेशन में, जो कि स्प्रिंग ऑटोमेटिकली जो है वैल्यू टैग के द्वारा हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू एनोटेशन के द्वारा। तो वो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चीज़ें जैसे सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन है, कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर जनरली हम जो है देखते हैं कि हम स्वैगर एपीआई से, थर्ड पार्टी स्वैगर एपीआई का अगर आपने नाम सुना हो, नहीं सुना है तो मैं बताऊंगा कैसे हम उसको उस एपीआई का यूज़ करके एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करा पाएंगे कि एपीआई जो है हम ब्राउज़र से कैसे एक्सेस कर पाएँ। तो वो कॉन्फ़िगरेशन डिटेल उन सब रजिस्टर उसको स्प्रिंग बूट से रजिस्टर करने के लिए ये एक कस्टम फोल्डर बना com.demo.rest.configuration फोल्डर बना रखा है। इसके अंदर वो फाइलें हम कॉन्फ़िगरेशन फाइलें रखें। कंट्रोलर एपीआई, यहाँ पे हम जो है जो भी सर्विस कॉल आती है तो हैंडलर इंटरफेस रखेंगे यहाँ पे com.demo.rest.controller एपीआई में हैंडलर रखेंगे। और इसी के पैरेलली आप देख रहे हैं एपीआई IMPL पैकेज है बना हुआ, तो IMPL में उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराएंगे कि उस कंट्रोलर से जो भी कॉल होगी उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे, उसकी हैंडलिंग कैसे हो रखी है। उसके बाद हम देख रहे हैं com.demo.security, तो उसको अगर कोई भी सिक्योरिटी फीचर हम नॉर्मल सिक्योरिटी जो भी स्प्रिंग बूट में हम अप्लाई करेंगे तो वो इस पैकेज में रख सकते हैं। टोकन जनरेट करने वाले जो सर्विस सिक्योरिटी पैकेजेस हैं वो com.demo के अंदर रख सकते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स सर्विस को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम वो भी सिक्योरिटी में ही इंजेक्ट करा सकते हैं। कंट्रोलर जो भी सर्विस कॉल करेगा उसका जैसे डेटाबेस से जो भी हमें हैंडलिंग करनी होती है तो वो सर्विस पैकेज बना रखा है। वो कंट्रोलर उस सर्विस पैकेज के हैंडलर जो है com.demo.service में होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन सर्विस IMPL फोल्डर में होगा। तो कंट्रोलर IMPL बेसिकली सर्विस IMPL के मेथड कॉल करके उसको जो है रिक्वेस्ट एंटिटी के जो रिस्पांस एंटिटी के फॉर्म में यूज़र को, क्लाइंट को जो है रिस्पांस करेगा डेटा ऑब्जेक्ट। फिर हमने लास्ट में हम देख रहे हैं कि एक यूटिलिटी पैकेज है और एक वैलिडेशन पैकेज है। तो यूटिलिटी में बेसिकली हम जो भी कोई भी कॉमन मेथड वाली फाइलें, यूटिलिटी फाइल कोई भी डिफाइन कर सकते हैं, या कांस्टेंट फाइल जो भी होगी कांस्टेंट स्टैटिक डेटा जो भी रखेगी कांस्टेंट्स, उस फाइल को हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। वैसे तो कुछ कांस्टेंट हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में भी दे सकते हैं, अदरवाइज यूटिलिटी फंक्शन मेथड्स भी वाली क्लास हम यूटिलिटी पैकेज में हम बेसिकली रखेंगे। com.demo.validation, तो वैलिडेशन पैकेज में हम बेसिकली वैलिडेटर फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट कराएंगे। जो नॉर्मल एप्लीकेशन में अगर आपको याद हो तो नॉर्मल एप्लीकेशन में जैसे वैलिडेटर फ्रेमवर्क को हम यूज़ करते थे, तो वैसे ही यहाँ पे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में कैसे वैलिडेशन यूज़ करेंगे।
तो वो चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे। बीन में कैसे वैलिडेशन लगा सकते हैं, डीटीओ में डीटीओ डेटा ऑब्जेक्ट जो भी क्लाइंट साइड से पास होता है डेटा, वो डीटीओ के फॉर्म मतलब अंदर आता है, और उसका हर फील्ड का वैलिडेशन कैसे कर पाएंगे वो हम उसका इम्प्लीमेंटेशन इस पैकेज के अंदर हम देंगे। का दोस्तों आपने कि इसमें लगभग सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अगर आप ऐसा एक स्ट्रक्चर बना के, वेल फॉर्म स्ट्रक्चर बना के अगर आप इम्प्लीमेंटेशन की ओर जाएंगे तो आपको हरदम एक आसानी होगी, आपके दिमाग में रहेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है इसमें एक क्लियर पिक्चर होगा कि आप स्प्रिंग बूट रेस्ट सर्विस अगर बना रहे हो तो आपको बहुत आसानी होने वाली है इसको अपना कर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक स्ट्रक्चर हम फॉलो कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि ये फोल्डर में कैसे दिखेगा आपको। ये देखिए, ये फोल्डर कुछ इस तरह का जो है फिजिकल फोल्डर इस तरह का कुछ बनेगा। देखिए डेमो नाम का पैकेज है यहाँ पे, कॉम जावा पैकेज के मेन फोल्डर के अंदर जावा पैकेज के अंदर com.demo पैकेज बना हुआ है। उसके अंदर डेमो के जस्ट अंदर देखिए स्प्रिंग बूट लॉन्चर क्लास है। यहाँ पे मेन मेथड होगा, मेन जो स्प्रिंग बूट लॉन्च करने वाली क्लास होगी वो स्प्रिंग बूट लॉन्चर में पड़ी होगी। फिर उसके अंदर सारे सब फोल्डर बने हुए, वैलिडेशन फोल्डर बना होता है, यूटिलिटी फोल्डर जो हमने यूटिल फोल्डर, सर्विस है, सिक्योरिटी है, रेस्ट है, और रिपोजिटरी है, मॉडल है, एक्सेप्शन है, और एओपी है। अब कुछ 2-3 फोल्डर और थे तो वो आपको, जैसे सर्विस के अंदर अगर आप जाएंगे तो सर्विस IMPL होगा, और रेस्ट के अंदर रेस्ट IMPL होगा, वो फोल्डर और उसके अंदर बने होंगे जो कि पैकेज में हमने वहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था कुछ ऐसे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर देना ना भूलें मेरे चैनल में। मेरे हर वीडियोस पे आप अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दीजिए सो दैट आई कैन इम्प्रूव माय वीडियो फर्दर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।